नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है गरीबी के आंकड़ों में अंतर क्यों। और यहाँ पर गरीबी के आंकड़ों में अंतर क्यों का अर्थ है कि भारत में जो गरीबी संबंधी आकलन किए जाते हैं उससे संबंधित जो आंकड़े आते हैं आखिर अलग अलग संस्थाओं और व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले अध्ययन के अनुमानों में आखिर इतना अंतर क्यों है। अगर हम भारत में गरीबी और असमानता से संबंधित अनुमानों की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले आपको यह बात कही कि अलग अलग संस्थाओं और व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले अध्ययनों और शोध के जो अनुमान होते हैं वो एक दूसरे के समान नहीं होते हैं बल्कि अलग अलग होते हैं। अर्थशास्त्रियों के बीच मतभेद न केवल उन आंकड़ों पर मौजूद हैं जो उनके अनुमान का आधार बनते हैं, क्योंकि हाल के वर्षों के लिए आधिकारिक आंकड़ों की अनुपस्थिति है, क्योंकि अंतिम आधिकारिक आंकड़ा 2011-12 का है और इसी 2011-12 के आंकड़ों के आधार पर गरीबी और असमानता के अनुमान लगाए जाते हैं या उनके अनुमान का वो आधार बनते हैं। हाल के आधिकारिक डेटा के अभाव में इस बात पर मतभेद उभरे हैं कि गरीबी और असमानता पर महामारी ने किस हद तक प्रभाव डाला है। अब इस तरह आधिकारिक आंकड़ों के अभाव में अर्थशास्त्री विभिन्न डेटा के अलग अलग जो स्रोत होते हैं उसके आधार पर अपने अनुमान लगाते हैं। हम इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे एक आधार है गरीबी आंकड़ों से संबंधित जो अनुमान होते हैं उनका आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अगर हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करें तो इसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एवं प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है 2017 से PLFS को जारी कर रहा है। PLFS के अंतर्गत रोजगार और बेरोजगार के जो अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं उसका अनुमान दिया जाता है, जैसे श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, बेरोजगारी दर आदि। अब एक नया शोध पत्र आया है जिसे तैयार किया है अरविंद पनगड़िया जो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं और विशाल मोरे ने, और इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने जो गरीबी का आकलन किया है उसका आधार लिया है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण को। इसके आधार पर इन्होंने यह बात कही है कि अप्रैल से जून 2020 जब देश में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, तो यह कहते हैं कि अप्रैल से जून 2020 के उस सख्त लॉकडाउन की अवधि में ग्रामीण गरीबी में मामूली वृद्धि देखी गई, लेकिन फिर उसके बाद यह देखा गया कि जो ग्रामीण गरीबी है उसमें तेजी से गिरावट आई। ठीक यही हाल रहा शहरी गरीबी का भी। इनके शोध ये कहते हैं कि शहरी गरीबी में भी 2020-21 में मामूली वृद्धि देखी गई और अप्रैल जून 2020 तक इसमें गिरावट फिर शुरू हो गई। अब यहां पर यह बात कि यह गिरावट क्यों हुई, तो इसके लिए यह कहते हैं कि 2019-20 और 2020-21 में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था। इसके कारण ग्रामीण स्तर पर जो गरीबी उसको कम करने में काफी मदद मिली। ठीक उसी प्रकार मनरेगा का जो महत्वपूर्ण विस्तार किया गया और इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों पर जो शहर से आए हुए पलायन किए हुए, रिवर्स माइग्रेशन किए हुए जो लोग थे उनको रोजगार मिला। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो अतिरिक्त 5 किलो अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराए गए, इन सब ने सामूहिक रूप से क्या किया कि कोविड के बाद ग्रामीण और शहरी इन दोनों गरीबी में कमी की। वहीं अगर हम गरीबी आकलन के आंकड़ों से संबंधित अगर अन्य आधार की बात करें तो एक आधार है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी या संक्षेप में CMI द्वारा दिए गए आंकड़े। इसके आधार पर जो गरीबी का आकलन किया गया और उस आकलन का जो परिणाम रहा, अगर हम उसकी बात करें तो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 नामक रिपोर्ट को प्रकाशित किया और इसके अनुसार अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि जो कोविड महामारी है उसके कारण गरीबी में अचानक वृद्धि हुई। इनके जो आंकड़े हैं उसके अनुसार मार्च से अक्टूबर 2020 मतलब 8 महीने की अवधि में जो आय के निम्न 10% जो लोग हैं उन परिवारों की जो औसत आय है उसमें 15,700 रुपए तक की कमी हो गई। इस आय की कमी का जो प्रभाव पड़ा, जो परिणाम सामने आए उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दर में 15% अंक और शहरी क्षेत्रों में लगभग 20% अंकों की वृद्धि हुई। वहीं CMIE के आधार पर जो एक और शोध पत्र आया, जिस शोध पत्र को तैयार किया अर्पित गुप्ता, अनूप मलानी और बार्टोस वोडा ने,
तो उन्होंने अपने शोध में यह पाया कि अगर हम विश्व बैंक के अत्यधिक गरीबी निर्धनता को तय करने का आधार जो $1.9 पर डे है, उसके आधार पर अगर हम आकलन करें तो उन्होंने यह बात कही कि नवंबर 2019 में जो 7.6% था गरीबी का, वह बढ़कर अप्रैल 2020 में 50.5% हो गया। और बाद में अगर हम देखें, जब कोविड महामारी का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं रहा तो भी यह पूर्व महामारी के स्तर तक ठीक नहीं हुआ। वहीं अगर हम अन्य संकेतकों की बात करें तो उसके आधार पर यह देखा गया कि जो अत्यधिक जो श्रमिक थे, ज्यादा से ज्यादा जो लेबर थे, वो कृषि पर वापस चले गए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गैर कृषि रोजगार का अभाव देखा गया बाजार में। फिर वहीं यह देखा गया कि महामारी से पहले की अवधि की तुलना में जो मनरेगा की डिमांड थी वह काफी ज्यादा बढ़ गई महामारी के दौरान। यह भी यह संकेत देता है कि गैर कृषि रोजगार में काफी कमी हो गई या उसका अभाव होगा। साथ ही साथ नियमित वास्तविक मजदूरी में भी गिरावट देखी गई, क्योंकि इसके दो पक्ष हैं। एक तो ये जितनी मजदूरों की डिमांड है उससे ज्यादा उसकी सप्लाई हो जाना, एक तो यह, और दूसरा कि रोजगार की कमी हो जाना या बाजार में रोजगार देने वाली जो संस्था है उनके पास पूंजी की कमी होना या पूंजी का अभाव होना। और इन सब का असर कहां देखा गया? इस सब का असर देखा गया कि दोपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट देखी गई। अब अगर हम निष्कर्ष के रूप में हम देखें तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि आधिकारिक उपभोग व्यय डेटा के अभाव में, मतलब एक ये कि डेटा की अनुपलब्धता के कारण या जो डेटा जितनी मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए और जितनी फ्रीक्वेंसी में उपलब्ध होनी चाहिए उसके अभाव के कारण वैकल्पिक डेटा स्रोतों पर निर्भरता बढ़ गई है गरीबी के आकलन के लिए विभिन्न अर्थशास्त्रियों की, जिसके कारण क्या हो रहे हैं कि अलग अलग संस्थाओं और व्यक्तियों के द्वारा गरीबी के आकलन से संबंधित जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वह एक दूसरे के समान या एक दूसरे के विपरीत देखे जा रहे हैं। और यह जो स्थिति है वह नीति निर्माण के लिए हानिकारक है। वह इसलिए क्योंकि गरीबी और असमानता के रुझानों और उनके अंतर्निहित कारणों को समझना सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करने के लिए महत्वपूर्ण है। और समय पर विश्वसनीय डेटा की अनुपस्थिति विशेष रूप से अनिश्चितता के समय में, जैसे कोविड के समय में, नीति निर्माण की दृष्टि से सही नहीं है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि ऐसा नहीं कि सरकार इस दिशा में कुछ कर नहीं रही, कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे रोजगार सर्वेक्षण जो अब अधिक नियमितता के साथ किए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा यह जरूरी है कि देश की सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत किया जाए ताकि गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित जो डेटा है वह सही समय पर या रियल टाइम पर वह प्राप्त हो सके, ताकि गरीबी और बेरोजगारी को सही समय पर कम करने के संबंध में सरकार के द्वारा नीति निर्माण किया जा सके। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने गरीबी से संबंधित जो अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं उस पर हमने चर्चा की। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.